स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से और बढ़िया क्लासेस आपके लिए हो रही हैं और आप जी तोड़ मेहनत करके क्लास को देख भी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, अपने इस परिवार का टारगेट ये है कि जो भी इस परिवार के सदस्य हैं, जो भी अपने इस चैनल से जुड़े हैं मित्र, मैं उन सभी के सिलेक्शन में अपना योगदान दे सकूं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा तो गाइस ये सोच आप निकाल दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए इन 48 लाख की भीड़ से निकल करके 60,244 की लिस्ट में आने में थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, 48 लाख के मुकाबले आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि गाइज आप इस लिस्ट में आ सको। और इस लिस्ट में वही आएगा जिसको मेहनत करने का पता होगा कि मेहनत किस तरीके से और किस लेवल की करनी है। फिलहाल चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि आपके अगर यूपी पुलिस पेपर को देखा जाए, जो आपका 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसमें जो मानसिक अभिरुचि के सवाल थे ये लगभग 10-12 प्रश्न एक एक पाली में ही पूछे गए थे। अगर चारों पाली का मिला लिया जाए तो लगभग 52 प्रश्न जो हैं ये पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि या पुलिस वाले से संबंधित। तो मेरे भाई, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियोज़ भी बहुत कम है। इस वजह से बहुत सारे मित्र के कमेंट्स आए कि सर इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दीजिए, मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड को। तो मेरे भाई, मैंने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो सीरीज़ है स्टार्ट कर दी है और इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम मानसिक अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके पहले आपकी जो पुलिस प्रणाली वाली क्लास है, यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए पुलिस प्रणाली, इसके अलावा गाइस कहा जाए तो अपराध नियंत्रण, ये जो 2 क्लासेज हैं आपकी ये कंप्लीट हो गई हैं। आज जो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो है आपका जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो ये सिलेबस देख पा रहे हैं ये आपके यूपी पुलिस का सिलेबस है। और मेरे भाई, यूपी पुलिस के सिलेबस में ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक से सवाल आना तय है, क्योंकि सिलेबस से बाहर ना तो यूपी पुलिस दी है और ना देगी। इस वजह से इन टॉपिक्स के जो दिया गया है इसको ध्यान में रखते हुए हर एक क्लास को आपको देखना जरूरी है। फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल। जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित का मतलब क्या होता है, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जनहित एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसका सामान्य अर्थ जनता का हित या फिर कल्याण है। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूल तंत्र लोकहित या कहा जाए जनहित है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित से न होकर समस्त जनसमूह से है, अर्थात जनहित का अभिप्राय सर्वजन हित से है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जनहित का मतलब है कि सभी लोगों के हित के बारे में सोचना या सभी लोगों के हित के बारे में कार्य करना ही जनहित है। यानी जनहित यानी कि समाज का हित या जन का हित, किसी एक व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जो काम किया जाए उसे जनहित कहेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही समाज एवं समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। जनहित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली जरिया है। अतः पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम एवं व्यवहार कुशल बनाया जाना अपरिहार्य है। जनहित को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में कानून का पालन करना एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान केवल और केवल पुलिस व्यवस्था है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने बताए हैं। अब इसी पे बेस आपके सवाल जो है मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। जो आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएएसआई में पूछे गए हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए पहला सवाल आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक युवक या फिर एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्न में से किन तरीकों को अपनाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो लिखा गया है सौहार्दपूर्ण, इन बात का ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि सौहार्दपूर्ण जो है इसी पे आपका ये सवाल पूरा बना हुआ है। देखिए, ऑप्शन समझिएगा। घटना को देखने वाले लोगों से सहायता मांगेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देंगे। भाई, अगर हम वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने की सलाह देते हैं तो हमें युवा को भी सलाह देनी चाहिए, ये गलत है।
युवा लड़के को थप्पड़ मारेंगे और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि साफ और सीधे शब्दों में लिखा गया है प्रश्न में सौहार्दपूर्ण तरीके से, तो ये थप्पड़ मारने की बात बिल्कुल नहीं होगी। राइट क्या होगा, दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे, यानी दोनों पक्ष का शांति होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन जो होगा आपका ये डी बिल्कुल सही होगा, इसलिए क्योंकि सवाल में ही कहा गया है सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं। आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई, यानी एक्सीडेंट हो गया। इस मोटरसाइकिल चालक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब आप इसमें पहले काम क्या करेंगे। कार चालक को डांटेंगे? नहीं भाई, पहले जो है वो घायल है उसको ध्यान दिया जाएगा। पुलिस को सूचित बाद में किया जाएगा, पहले घायल की मदद की जाएगी। मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजेंगे? नहीं। राइट होगा, हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होगी ये होगी एम्बुलेंस को बुलाना। तो एम्बुलेंस को पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाना होगा। अगला सवाल है आपके सामने, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। आपको ये बताना है कि आपके अनुसार जनता को समाज के नियम और अधिनियम का पालन करना चाहिए। कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, जब भी इनका पालन करना संभव हो, भले ही यह उनके हित के खिलाफ हो, अगर यह उनके लिए उपयुक्त है और पालन करना सुविधाजनक है। देखो, अगर पहला देखा जाए तो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिखा गया है कि कभी कभी प्राधिकारी को संतुष्ट करने के लिए जनता को समाज के नियम और अधिनियम का पालन करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी इनका पालन करना संभव, भाई नियम कानून जो है ये पालन करना होगा, चाहे संभव हो या असंभव हो, भले ही यह उनके हित के खिलाफ हो। ये बिल्कुल राइट बैठ रहा है कि अगर आपके वो हित के खिलाफ है, यानी अगर वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, फिर भी अगर वो कानून है तो मेरे भाई आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ये आपका राइट होगा, सी आंसर, भले ही यह उनके हित के खिलाफ हो। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है, जनहित से क्या तात्पर्य है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जनहित से क्या तात्पर्य है, पहले आप ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का हित, मैंने आपको पहले बताया, जनहित में किसी भी व्यक्तिगत के लिए कोई भी बात नहीं की जाएगी, किसी उपेक्षित व्यक्ति का हित नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का हित नहीं। राइट होगा, सार्वजनिक हित। जनहित का मतलब है सार्वजनिक हित, यानी सभी लोगों का हित। राइट होगा आपका डी आंसर, सार्वजनिक हित। जनहित का उद्देश्य क्या है। जनहित का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समानता एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना, सार्वभौमिक समानता की स्थापना, कानून न्याय की समानता। देखिए, यहाँ पे अगर कहा जाए जनहित का उद्देश्य जो है ये है सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। वी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूलतंत्र क्या है। वर्तमान लोकतंत्र का बुनियादी मूलतंत्र क्या है। राइट होगा आपका यहाँ पे ये होगा ऑप्शन ए, जनहित। जनहित जो है ये वर्तमान लोकतंत्र का एक बुनियादी मूलतंत्र है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्यतया जनहित को संपोषक माना जाता है। आपको बताना है कि जनहित को किसका संपोषक माना जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों का, राजनीतिक अधिकारों का, मानवाधिकारों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो जनहित है इसका संपोषक जो है किसे माना जाएगा। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकारों को। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार को ही जनहित का संपोषक माना जाता है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपके सिलेबस में मानवाधिकार का भी एक टॉपिक दिया गया है। जब मैं मानवाधिकार कराऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से और आगे बताऊंगा। ओके, अगला देखिए, जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु क्या आवश्यक है। जनहित की अवधारणा को स्पष्ट एवं सर्वमान्य बनाने हेतु क्या आवश्यक है। व्यक्तिगत हित की प्रमुखता दी जाए,
सार्वजनिक हित को प्रमुखता दी जाए, व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों से सामंजस्य स्थापित किया जाए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जनहित की अवधारणा को स्पष्ट और सर्वमान्य बनाने के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, या फिर डीपीएसपी में है, या फिर बी एंड सी यानी कि प्रस्तावना मूल अधिकार दोनों में है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? समझिएगा, भारत के संविधान में जनहित से संबंधित प्रावधान जो है ये प्रस्तावना और मूल अधिकार दोनों में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, सॉरी प्रस्तावना में नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में जनहित की जो बात है ये प्रस्तावना में नहीं की गई। जनहित जो है प्रस्तावना में नहीं है, माफ कीजिएगा। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक दोनों में राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में भी। तो ऑप्शन बी एंड सी यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि मूल अधिकार से संबंधित अध्याय कौन सा है? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल अधिकार से संबंधित अध्याय कौन सा है? सही उत्तर, करेक्ट उत्तर, परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 3। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने, संविधान में मूल अधिकार वर्णित है। संविधान में मूल अधिकार जो है ये वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मूल अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मेरे प्यारे भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में के संविधान में जो मूल अधिकार है ये सन 1789 में हुआ था। तो 1789 में मूल अधिकार को शामिल किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। ये आपसे पूछा गया था एक बार, तो इसको ध्यान रखिएगा। 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, ए आंसर राइट होगा। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अध्याय कौन सा है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अध्याय कौन सा है? बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, अध्याय 4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अध्याय 4। अगला सवाल है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। आपको बताना है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से संप्रेषित हैं। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा जिससे स्पष्ट रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वर्गीकृत हो जो जनहित का सर्वोत्तम हो। यह उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट होगा अनुच्छेद नंबर 39 में। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल समझिएगा। देखिए, राज्य जनहित के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था करें जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो। ये उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, क्वेश्चन जो है ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी अनुच्छेद नंबर 39 और जो आपका अनुच्छेद नंबर 38 है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के जनहित के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जाए जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय परिलक्षित हो। ये अनुच्छेद नंबर 38 में उपबंध किया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पुलिस जनहित में अपना योगदान किस तरीके से कर सकती है? लोगों को डरा धमकाकर, आम जन को सुरक्षा प्रदान कर, या फिर आम जन को अपने हितार्थ दंड देकर? अपने हित के लिए दंड देकर नहीं, राइट होगा आम जन को सुरक्षा प्रदान कर पुलिस जनहित में अपना योगदान दे सकती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला सवाल है आपके सामने, जनहित के लिए यह आवश्यक है पुलिस बल कैसा होना चाहिए? जनहित के लिए आवश्यक है कि पुलिस बल संवेदनशील एवं व्यवहार कुशल बने, आधुनिक, संवेदनशील एवं व्यवहार कुशल बने, समाज को भयभीत करने वाला बने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जनहित के लिए आवश्यक है कि पुलिस बल जो है ये आधुनिक, संवेदनशील एवं व्यवहार कुशल बने। राइट आंसर होगा जो आपका ये होगा ऑप्शन वी। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं
तो आपके लिए एक ई बुक लाई गई है यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, रामबाण ई बुक, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और ये ई बुक जो है पूरे 418 पेज की इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। ये ई बुक जो है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए है और 60% डिस्काउंट चल रहा है। ये आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसी बुक को एक बार अच्छे से और मन लगा करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको कहीं भी किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो केवल और केवल एक बार अच्छे से समझने की। मेरे भाई 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 की अभी आपको मिल रही है। अदरवाइज इसका दाम जो है 99 रुपये है, लेकिन अभी आपको 39 की मिल रही है। अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 इस पर आप व्हाट्सअप करके इस ई बुक के बारे में एक बार जरूर जानकारी ले लीजिएगा। डेमो पेज देखना है तो यहाँ से आप डेमो पेज भी देख सकते हैं। तो नंबर एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला है कि जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है। जनहित को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? आधुनिक एवं संवेदनशील पुलिस व्यवस्था, आधुनिक एवं संवेदनहीन पुलिस व्यवस्था, या फिर आधुनिक संवेदनशील एवं अपराधियों के प्रति कठोर पुलिस व्यवस्था। देखिए, जनहित को प्रभावशाली बनाने के लिए आधुनिक भी हो, संवेदनशील भी हो और अपराधी के लिए कठोर भी हो। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने मात्र 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जनहित के, क्योंकि यूपी पुलिस में या यूपीएसआई में ये 18 क्वेश्चंस हमें लगता है कि आ जाएंगे या आने की संभावना हो सकती है। तो ये 18 क्वेश्चन जो हैं ये गाइस मैंने करवा दिए हैं। अब जो इसके बाद अपना टॉपिक होगा, ये जनहित तो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है आपका कानून और शांति व्यवस्था। तो ये जो है आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये जो है आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्लास आए नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो कि मेरे प्यारे भाई, क्लास की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। इस वजह से मेरे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी आज की हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे और भी ऊर्जा मिल पाती है। तो मेरे प्यारे भाई, अपना फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।